हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि दुधवा टाइगर रिजर्व को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था मड आइलैंड को लेकर के। तो मड आइलैंड जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में मुंबई के पार्ट के रूप में लोकेटेड है। मड आइलैंड के वेस्टर्न पार्ट पर अरेबियन सी और ईस्टर्न पार्ट पर जो है वो मलाड क्रीक एग्जिस्ट करता है। पहले जो है मड आइलैंड यहाँ पर फिशिंग विलेजेस और फार्मलैंड्स जो है वो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन टाइम के साथ में मड आइलैंड को हॉलीडे डेस्टिनेशन एंड रेजिडेंशियल एरिया के रूप में डेवलप कर दिया गया। अभी कुछ टाइम पहले एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने मड आइलैंड पर कुछ इलीगल तरीके से कुछ स्टूडियोज बना रखे थे, तो उनको डिमोलिशन करने के आदेश फिर से दे दिए हैं। ओके, तो हम एनजीटी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसको 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था और मेन टारगेट ये था कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी केसेज हैं उनका फास्ट तरीके से सॉल्यूशन देखने को मिले। एनजीटी के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, इसके अलावा इसके कुछ जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स जो हैं वो इसके पार्ट होते हैं। ये जो एनजीटी जो होता है ना वो 1908 का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है इसके अंडर काम करने के लिए बाउंड नहीं है। नेचुरल जस्टिस जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा गाइडेड है एनजीटी। एनजीटी की चीफ जो हेडक्वार्टर है आप मान सकते हो, चीफ प्लेस जो है वो है दिल्ली। इसके अलावा 4 अदर बेंचेज भी हैं एनजीटी की। एक है भोपाल में, एक है पुणे में, एक है कोलकाता में और एक है चेन्नई में। ओके, तो ये एनजीटी से रिलेटेड, मड आइलैंड से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट जो हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव के बारे में। देखो, ये जो इनिशिएटिव है इसमें न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, इसके अलावा जो भी अदर इम्पोर्टेंट मैगजीन्स हैं जहाँ कहीं भी लगता है कि यूपीएससी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है तो उन सभी न्यूज़ को आपके सिलेबस के साथ में कवर करके जो है हम इस इनिशिएटिव में आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि करंट अफेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम करंट अफेयर को रिलेट करके, जैसे न्यूज़पेपर की हमने इमेज डाली कि ये इमेज में ये पॉइंट जो है या ये टर्म जो है न्यूज़ में है, और फिर उस टर्म को लेकर के नीचे जो है वो नोट्स हमने प्रोवाइड किए। इससे स्टूडेंट्स को, जो भी एस्पायरेंट्स होते हैं, उनको रिलेट करना कि ये न्यूज़, ये जो भी हम फैक्ट्स जो हैं वो क्यों स्टडी कर रहे हैं, अगर न्यूज़ के साथ में रिलेशन रहता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारी चीज़ें भी हमारे इनडायरेक्टली जो हैं वो रिलेट हो पाती हैं। यूपीएससी के पेपर में अगर आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चन को, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 2-3 स्टेटमेंट्स में आते हैं। तो वैसे तो अगर हम प्रेजेंट टाइम के यूपीएससी की ट्रेंड की बात करें तो एलिमिनेशन मेथड जो है उसको काफ़ी कम कर दिया है यूपीएससी ने। तो आपके फैक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कवर होने चाहिए, आपको नॉलेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेंड कर पाओगे। लेकिन बेसिक बात यह है कि देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस में जो फैक्ट्स होते हैं वो इस तरीके से जो हमारे करंट अफेयर्स में न्यूज़ में है, तो अगर हमें न्यूज़ रिलेटेड रहती है तो बहुत सारी चीज़ों को हम एनिबलेट कर सकते हैं, उसके बारे में एक अनुमान जो है, गैस जो है वो हम लगा सकते हैं। ओके, तो करंट अफेयर्स को रीड करने का बेसिक तरीका एक ये है कि आपको न्यूज़ पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स है, जो भी हमारा स्टैटिक पार्ट है, फिर उससे रिलेटेड करके हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाएँ। तो इस इनिशिएटिव में हम ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपके लिए जो करंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी ईजी हो सके। इस इनिशिएटिव के जो चार्जेस हैं वो 89 रुपीज़ पर मंथ है। ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ज्वाइन जो बटन है उसको आपको नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर NIRF की रैंकिंग जो है वो रिलीज कर दी गई है हमारी यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और इसमें ओवरऑल मतलब जो अलग अलग कैटेगरी हैं उसमें अगर हम ओवरऑल बात करें तो IIT मद्रास जो है उन्होंने फिर से टॉप किया है फॉर द 5 कंसेक्यूटिव टर्म जो है,
मतलब पिछले सालों से लगातार आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप कर रही है ओवरऑल रैंकिंग में अगर हम बात करें तो एनआईआरएफ को लेकर के तो स्मॉल यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, वहाँ पर इसको लेकर के सारी बेसिक बातें बताई हुई हैं, तो यहाँ पर हम इसको रिलेट करके स्टडी कर लेते हैं। आईआईटी मद्रास जो है उसने टॉप किया है। अगर हम अलग अलग कैटेगरी में बात करें, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि जो कॉलेज के लेवल पर अगर हम बात करें तो मिरांडा हाउस जो कॉलेज है दिल्ली की वो बेस्ट कॉलेज में आई है। मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद जो है उसने मैनेजमेंट कैटेगरी में अपने आप को टॉप किया है। रिसर्च में आप बात करोगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च बेंगलोर जो है उसने टॉप किया है रिसर्च में। और एनएलयू नेशनल लॉ एजुकेशन की अगर आप बात करोगे तो लॉ यूनिवर्सिटी में आया है बेंगलोर की जो एनएलयू जो है उसने टॉप किया है। मेडिकल साइंस में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने टॉप किया है। और अगर हम फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री में बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माक्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद जो है उसने टॉप किया है फार्मेसी सेक्टर में। तो अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन ओवरऑल जो है वो आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। तो एनआईआरएफ जो रैंकिंग है उससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये एनआईआरएफ जो रैंकिंग है इसका जो फुल फॉर्म है वो हमने स्टार्टिंग के पेज पर डिस्कस किया। इसको स्टार्ट किया गया था सितंबर 2015 से। ओके, तो यूपीएससी देखो कभी भी इस तरीके का फैक्ट डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा कि एनआईआरएफ रैंकिंग की जो शुरुआत है वो कब से की गई, बोल देंगे कि 2010 से शुरू की गई। ओके, तो वो यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एनआईआरएफ को लेकर के 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे। एक स्टेटमेंट दे दिया कि मान लो कि सितंबर 2010 से इसकी शुरुआत हुई, तो आपको बोला जाता है कि फैक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है ना वो आपके फैक्ट जो है वो याद होने चाहिए, तभी जाकर के आप क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। और प्रेजेंट आई के ट्रेंड में तो आप देखिए कि जो 2-3 फैक्ट है, मतलब एलिमिनेशन मेथड जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है यूपीएससी। तो 2-3 फैक्ट जो है वो आपको क्लियरली अगर आपको ध्यान में है तभी जाकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सितंबर 2015 से शुरुआत हुई एनआईआरएफ रैंकिंग की। और ये जो एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। ओके, तो ये जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो हमारे इंडिया में जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए इस तरीके का फर्स्ट एफर्ट था कि इन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग निकाली जाए। 2018 से जो भी गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया कि आप एनआईआरएफ रैंकिंग में अपने आप को पार्टिसिपेट करवाओगे। अब 5 पैरामीटर है जिनके ऊपर ये एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो पब्लिश की जाती है, वो यहाँ पर इस आर्टिकल में दे रखी हैं। 5 broad categories of parameters identified in the NIRF are teaching, learning and resources, research and professional practice, graduation outcome और आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। ये 5 क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पर ये रैंकिंग जो है वो पब्लिश की जाती है। तो ये बेसिक फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं एनआईआरएफ को लेकर के। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फ्रंट पेज पर ही रेलवे में अभी उड़ीसा में जो क्लैश देखने को मिला 3 रेल जो हमारी ट्रेन है उनके बीच में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान चली गई। तो यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट जो है उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया है कि जो भी बेसिक इश्यूज है उनके ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। जो भी सिग्नल से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उनको सिक्योर करने के लिए रेलवे जो है वो काम करेगा। देखो, जब ये इशू हुआ उसके बाद में कैग की जो रिपोर्ट लास्ट ईयर रखी गई थी उसको लेकर के भी जो है वो बताया गया था। तो हम उस कैग की रिपोर्ट में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी रेलवे एक्सीडेंट को लेकर के कोई भी मान लो क्वेश्चन आए तो आप उन कैग की रिपोर्ट को जो इशू है उनको आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने आंसर्स की शुरुआत कर सकते हो कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये बोला कि 2017-18 से 2020-21 के बीच में जितने भी रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं उनमें से 10 रेल एक्सीडेंट्स में से 7 जो हैं
वो उसका बेसिक रीजन क्या रहा, डीरेलमेंट। डीरेलमेंट का मतलब रेल जो है वो अपने ट्रैक से बाहर आ गई, नीचे उतर गई। अब इसके कुछ बेसिक रीजन बताए हैं कैग ने अपनी रिपोर्ट में कि क्या क्या बेसिक रीजन है जिसकी वजह से इश्यू देखने को मिल रहा है। तो एक तो उन्होंने बोला कि ट्रैक डिफेक्ट, ट्रैक जो है उसका टाइम टू टाइम जो है वो एग्जामिन नहीं किया जा रहा है। दूसरा उन्होंने बेसिक रीजन बताया इंजीनियरिंग, स्किल्ड जो लोग हैं उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन, जो एक तरीके से जो गार्ड लोग थे उनका प्रमोशन के थ्रू जो है उनको लाइनमैन बना दिया गया है, जिसकी वजह से इशू देखने को मिल रहे हैं। तीसरा उन्होंने इशू बताया मेंटेनेंस इशू। ओके, तो मेंटेनेंस जो है वो एक मेजर इशू है, इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। डीरेलमेंट के उन्होंने ये मेजर इशू बताए। इसके अलावा जो कैग है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बात भी बोली कि देखो जो फंडिंग है ओवरऑल रेलवे को, जो फंडिंग जो है वो काफ़ी कम हो गई है। तो फंडिंग जो है वो दिया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज का जो हमारा एडिटोरियल पेज है वहाँ पर भी आर्टिकल आया है रेलवे को लेकर के, जो क्लैश हुआ इसको लेकर के। तो उसमें बताया गया है कि जो बजट फंडिंग है वो काफ़ी कम हो गई है, किसको लेकर के, रेलवे को लेकर के। और देखो प्रेजेंट टाइम में रेलवे जो काफ़ी स्पीडी ट्रेन चलाने के लिए हम फोकस कर रहे हैं, तो अगर हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है तो हमें बजट एलोकेशन जो है वो भी बढ़ाना होगा। और दूसरा बेसिक इशू यहाँ पर कैग रिपोर्ट में ये भी रखा गया कि जितना फंड दिया जा रहा है उसका भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। ओके, तो बेसिक इशू क्या है, बेसिक इशू कैग रिपोर्ट में बोला गया कि इंस्टीट्यूशनल जो है वो बेसिक इशू है। ओके, प्रॉब्लम जो है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर है। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, अगर हम सजेशन की बात करें तो सजेशन जो है वो प्रॉपर टाइम पर ट्रैक का एग्जामिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पर मेंटेनेंस किया जाना चाहिए। जो भी हमारे स्टाफ हैं रेलवे को लेकर के उनमें स्किल्ड जो है वो होनी चाहिए, मतलब स्किल्ड स्टाफ और एडिक्वेट स्टाफ जो है वो होने चाहिए, ताकि इस तरीके के इशू जो है वो ना देखने को मिले। और मेंटेनेंस में क्वालिटी जो है वो भी हमें मेंटेन करनी होगी, तब जा कर के ये जो हमारे रेलवे एक्सीडेंट्स हैं इनको हम काफ़ी कम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एडिटोरियल पर जो आर्टिकल है वो इसी को लेकर के है, ये हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ऑयल को लेकर के है। देखो अभी ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मेंबर्स आपस में मिले और फोकस किया कि क्रूड ऑयल जो है उसके प्रोडक्शन को कम करेंगे। सऊदी अरेबिया ने अपने लेवल पर बोला कि ओवरऑल जो कम किया जाएगा उससे भी हम ज़्यादा जो है अपने लेवल पर डेली बेसिस पर जो है वो प्रोडक्शन को कम करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया को लेकर के फोकस किया गया है कि इंडिया जो है वो अपने यहाँ पर पेट्रोल और डीजल का जो भी रिजर्व्स है, जो भी क्रूड ऑयल के रिजर्व्स है, उनको लेकर के अभी से काम किया जा सकता है। ओके, नहीं तो आने वाले टाइम में जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो डीप फेक को लेकर के है। डीप फेक का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ आपने किया और मैनिपुलेशन कर दिया। मैनिपुलेशन मतलब मशीनरी का यूज़ करते हुए आपने कोई आर्टिफिशियल तरीके से कोई इशू क्रिएट कर दिया, या फिर जो इमेज जो है फेस पर वो उसको मान लो, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ था कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ में एलिगेशन लगाए गए कि बराक ओबामा जो है उनको काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो एक तरीके से डीप फेक जो है वो इंस्टॉलेशन देखने को मिला। पर्सन का फेस जो है वो इस तरीके से रिप्लेस कर दिया जाता है कि बिल्कुल रियल जो है वो लगता है। अभी कुछ टाइम पहले ही 22 मई का ही यहाँ पर एक इशू दे रखा है कि अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए पेंटागन जो है वहाँ पर एक स्मोकिंग मतलब डार्क स्मोक जो एरिया है वो डेवलप किया गया कि किसी बिल्डिंग में जो है वो इशू हो गया है, और उसको हमारे इंडियन जो चैनल है न्यूज़ चैनल उन्होंने कवर भी कर लिया। बाद में पता चला कि ये तो मतलब डीप तरीके से मतलब फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई। दूसरा अभी क्या हुआ कि जो हमारे रेसलर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में उनको अरेस्ट किया गया। तो फिर जो रेसलर्स हैं उनको लेकर के थोड़ा टाइम बाद में एक इमेज वायरल होती है कि रेसलर जो है वो जैसे ही उनको वैन में बिठाया गया पुलिस वैन में, उन्होंने जाकर के अपने आप की वहाँ पर सेल्फी ली। तो एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके जो है वो सारी इस तरीके की इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। तो राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। और चाइना में लास्ट ईयर जो है इस डीप फेक जो इशू हैं इनको सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी को फॉलो किया है, जिसको इंडिया जो है वो भी फॉलो कर सकता है।
नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रेलवे में जो इशू देखने को मिला, इनको यहाँ पर डाटा के थ्रू जो है वो शो किया गया है। तो अलग अलग चार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो चार्ट है इसमें बताया गया है कि रेलवे एक्सीडेंट जो है वो किन किन इशू की वजह से, कोलिजन की वजह से, लेवल क्रॉसिंग की वजह से, फायर एंड ट्रेन की वजह से, या डीरेलमेंट। तो देखो अगर सबसे ज़्यादा हम इशू देखें तो डीरेलमेंट की वजह से ही है, लेकिन समय के साथ में, टाइम के साथ में डीरेलमेंट के इशू जो हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। दूसरा यहाँ पर कितने लोगों की जो डेथ है वो इसकी वजह से, रेलवे एक्सीडेंट की वजह से हो गई है। तो काफ़ी लंबे टाइम से जो है इसके ऊपर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रखा था, लेकिन फिर से ये जो बालासोर में जो इशू हुआ है इसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई है। दूसरा यहाँ पर बता रखा है कि रेलवे एक्सीडेंट जो है उसमें अलग अलग कोजेस, क्या कारण होते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो है वो रेलवे स्टाफ की फेलियर की वजह से सारे इशू होते हैं। दूसरा जो है वो यहाँ पर बता रखा है फेलियर ऑफ पर्सन्स अदर देन रेलवे स्टाफ, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम जो इशू, मैक्सिमम एक्सीडेंट जो है वो रेलवे स्टाफ के फेलियर की वजह से, और कुछ जो है वो पर्सन के फेलियर की वजह से भी होते हैं, कुछ इक्विपमेंट फेलियर की वजह से, कुछ सबोगेट, कुछ इंसिडेंटल। ओके, जो फोर्थ जो चार्ट है उसमें बताया गया है कि ट्रैक रिन्यूअल के ऊपर हम जो है वो कितना स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो 2020-21 के टाइम में हमने काफ़ी ज़्यादा खर्च किया था, टेली कम्युनिकेशन में भी हमने काफ़ी खर्च किया था, लेकिन टाइम के साथ में फिर से हमारे यहाँ पर डिक्रीज लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब हम मेंटेनेंस, ट्रैक रिन्यूअल, इनके ऊपर काफ़ी कम खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया की गवर्नमेंट के क्या टारगेट है, उन्होंने टाइम के साथ में कितने अचीव किए हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो अगर हम देखें तो रेलवे को लेकर के जो मैक्सिमम जो इशू है वो स्टाफ को लेकर के हैं, तो हमें स्किल्ड स्टाफ के ऊपर या फिर एडिक्वेट स्टाफ के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो टाइम के साथ में इन्फ्लेशन रेट बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो काफ़ी कम हो रहा है, मतलब लोगों के जो बाइंग जो पावर है वो काफ़ी कम हो रही है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि एक एरिया इससे इफेक्ट हो रहा है, कंप्लीट ग्लोबली लेवल पर इसका इशू जो है वो देखने को मिल रहा है। ईयू जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ओके, यूएस और चाइना के बाद में। तो यहाँ पर भी इस तरीके का इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लोनेस जो है वो मार्केट में देखने को मिल रही है। ओके, तो देखो इस तरीके का जो ये जैसे स्टेटमेंट है कि ईयू जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस और चाइना के बाद में। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या करता है, इस तरीके के फैक्ट को मैनिपुलेट करके, या तो बिल्कुल क्लियर जो है सही जो है वो आपको लिख देगा, या मैनिपुलेट कर देगा कि इंडिया, ईयू जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएस एंड जापान। ओके, तो आपको इस तरीके की, जब भी आप एडिटोरियल पढ़ो या इस तरीके का टेक्स्ट पेज द हिंदू में पढ़ो या फिर इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज पढ़ो, तो इस तरीके की जो फैक्ट है ना वो आप क्लियरली अपने नोट डाउन कर लो। ओके, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसमें, आप मीन्स में भी इन डाटा का यूज़ कर सकते हो और प्रीलिम्स में इन फैक्ट्स के बेसिस पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो दिल्ली मेट्रो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन हो रही है, टाइम के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, बहुत सारी भीड़ जो है, क्राउड जो है वो दिल्ली में इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की बात की गई है कि किस तरीके से दिल्ली मेट्रो को जो ओवर क्राउडिंग इशू है उसको हम कम कर सकते हैं। तो देखो एक तो यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली जो है वो क्राउडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया वहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो दिल्ली में बहुत टाइम पहले अलग अलग एरिया पर जो पार्किंग एरिया बनाए गए थे, तो उन पार्किंग एरिया को जो है वो डेवलप किया जा सकता है ताकि लोग अपने पर्सनल व्हीकल को वहाँ पर खड़ा करके किसका यूज़ करें, जो मेट्रो है उसका यूज़ करें। अब मेट्रो जो है वहाँ पर भी क्राउडिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर किसके दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं कि किस तरीके से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर आप देखिए, एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो है वो टोक्यो में जो मेट्रो है वो किस तरीके से काम कर रही है, और इसके अलावा इजराइल जो है वहाँ पर मेट्रो जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इजराइल में जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, मतलब भीड़ ज़्यादा है तो जो भी आपकी क्या है मतलब जो भी आपकी सीट्स हैं वो फोल्डेबल हैं, उनको फोल्ड कर दिया जाएगा ताकि एक्स्ट्रा स्पेस में लोग खड़े हो सकें। जो पकड़ने के जो हैंडल हैं वो ज़्यादा क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि जो एक्स्ट्रा क्राउड है उसको भी ले जाया जा सके एक ही साथ में। दूसरा यहाँ पर टोक्यो को लेकर के है कि देखो जो हाई पीक टाइम जो होता है ना, उससे पहले अगर कोई पर्सन उसमें मेट्रो में
ट्रैवल करेगा, मतलब पीक टाइम से पहले अगर ट्रैवल करते हैं तो उनको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है। जो भी वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट हैं उनमें उनको लंच फ्री दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा रश है उसको अलग अलग टाइम में डिवाइड किया जा सके और इस इश्यू को सोल्व किया जा सके। तो इंडिया जो है वो भी अपने लेवल पर इस सारे सॉल्यूशन को एस्टेब्लिश जो है वो कर सकता है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर इंडिया और यूएस जो है उन्होंने अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन को लेकर के अपना रोड मैप जो है वो फाइनलाइज किया है। और यहाँ पर उन्होंने बात की है कि इंडिया और यूएस के रिलेशन अगर बेहतरीन रहते हैं तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। दोनों कंट्री जो मिल करके उसको फ्री एंड फेयर एस्टेब्लिश करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। लेकिन कल हमने डिस्कस किया कि चाइना के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि यूएस का जितना इंटरफेयर बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में उतनी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होंगी। अगर हम बात करें यूएस के इंटरफेयर की तो यूएस जो है वो ओकस ग्रुप का मेंबर है, जो ओकस में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस शामिल है। इसके अलावा क्वाड ग्रुप का भी मेंबर है यूएस जो है। ओके, और संग्रीला डायलॉग में चाइना के मिनिस्टर ने बात बोली थी। तो संग्रीला डायलॉग जो है वो सिंगापुर में ऑर्गेनाइज होती है। एक तरीके से एशिया के डिफेंस को लेकर के वहाँ पर डिस्कशन होता है, जो भी इशू है उसका सॉल्यूशन देने की वहाँ पर कोशिश जो है वो की जाती है। यहाँ पर वो ही रेलवे को लेकर के इशू जो है कि जो टेलीकम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा। और देखो ये इंडिया के लिए ज़रूरी भी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि टाइम के साथ में हम फास्ट ट्रेन जो है उसके लिए फोकस कर रहे हैं। तो हमारा मेंटेनेंस सिस्टम जो है और हमारा ट्रैकिंग सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से ट्रेन की स्पीड हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर हमने मेंटेनेंस के ऊपर और रेलवे ट्रैक्स के ऊपर फोकस नहीं किया तो जो एक्सीडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेवल पर जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक उन्होंने बोला है कि जब से उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्होंने टारगेट रखा था कि जो बोट को यूज करके जो यूके में एंटर कर रहे थे उस इश्यू को वो सोल्व करेंगी। ओके, स्टॉप द बोट्स, क्योंकि इंग्लिश चैनल वाला जो रीजन है उसको यूज करते हुए लोग जो है वो एंटर कर रहे थे कहाँ पर? यूके में, ताकि वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जो है वो जी सके। और ये न्यूज़ दी है रॉयटर्स ने। देखो ये रॉयटर्स जो टर्म है ना वो हम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखते हैं। यूपीएससी का इस बार का अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपने इस बात के ऊपर फोकस किया होगा कि न्यूज़पेपर में जो भी टर्म्स रेगुलर बनी रहती हैं उनके बारे में आपको एक बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए। यूपीएससी जो है इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लग गई है। तो रॉयटर्स की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो भी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी हैं उनमें से एक है। और रॉयटर्स को अगर हम डिस्कस करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1851 में, ओके, न्यूज एजेंसी के रूप में। और ये एक लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी जो है उनमें से एक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंग्लिश चैनल को यूज करते हुए, बोट का यूज करते हुए लोग जो एंटर करते थे तो वहाँ पर कंट्रोल किया गया है। तो इंग्लिश चैनल की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है इंग्लिश चैनल जो अटलांटिक ओशन जो है उसकी एक आर्म के रूप में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर है यूके, यहाँ पर है फ्रांस, ये है स्टेट ऑफ डोवर। और इंग्लिश चैनल जो है वो कनेक्ट करता है नॉर्थ सी के साथ में, ओके, स्टेट ऑफ डोवर के थ्रू। ओके, तो ये बेसिक बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। इंग्लिश चैनल की जो लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये डोवर पोर्ट है और यहाँ पर ये कैलियस पोर्ट है। तो ये बेसिक फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं और ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।